राजस्थान के पहलू खान केस में अलवर जिले की अपर जिला और सेशन न्यायाधीश सरिता स्वामी ने फैसला सुनाते हुए सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अलवर जिले के बहरोड में 1 अप्रैल 2017 को जयपुर के हटवाड़े से गाय लेकर जा रहे हरियाणा के नूह मेवात निवासी पहलू खान और उसके बेटे उमर और ताहिर की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने उनको भीड़ से छुड़ाकर बहरोड के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया था। वहां इलाज के दौरान पहलू खान की 4 अप्रैल 2017 को मौत हो गई थी। पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ जांच चली, जिसमें बुधवार को कोर्ट ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। पहलू खान मामले में निचली अदालत का फैसला आने के बाद तुरंत राज्य सरकार हरकत में आई। प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आया कि पहलू खान मामले में शुरुआती जांच के दौरान ही साक्ष्य जुटाने को लेकर बड़ी लापरवाही बरती गई। न तो तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और न ही कई साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके चलते राज्य सरकार ने न केवल मामले में अपील करने का फैसला किया है, बल्कि पहलू खान मामले की दोबारा जांच के लिए एक SIT का भी गठन किया है। राज्य सरकार की ओर से गठित SIT अब इस मामले की दोबारा जांच करेगी और यह भी तय करेगी कि मामले की शुरुआती जांच के साथ ही कोर्ट में पैरवी करने तक किस स्तर पर चूक हुई है। सरकार की स्पष्ट मंशा है, किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी को मारने लग जाए, एक व्यक्ति की जान चली जाए, इससे बड़ा निंदनीय काम क्या हो सकता है। सरकार ने सोच समझ करके इस कानून को पास करवाया है, जल्दी वो लागू हो जाएगा। और पहलू खान वाले मामले में भी सरकार ने निर्णय किया है कि इसका हम अपील करेंगे। पहलू खान मामले में निचली अदालत का फैसला आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कोर्ट के फैसले को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इसे राजस्थान की कांग्रेस सरकार की लापरवाही और निष्क्रियता करार दिया। वहीं मायावती ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बसपा विधायकों द्वारा दिए गए बाहरी समर्थन को वापस लेने की चेतावनी भी दी डाली। तो वहीं भाजपा ने भी इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस इस तरह से एक विशेष वर्ग को खुश करने की कयावत कर रही है और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का ट्वीट भी तुष्टीकरण की नीति दिखलाता है। साथ ही कहा कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कोर्ट का फैसला सबसे बड़ा है। मॉब लिंचिंग में पीठ थपथपा रहे हैं खुद की कि हम ये कानून लेके आए हैं, लेकिन कहीं इस कानून की आड़ में बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार तो नहीं होंगे? कहीं सरकार की ये मंशा तो नहीं इस तुष्टीकरण के नाम पे अपने परंपरागत वोट बैंक की राजनीति के रहते हुए कहीं सरकार उनको खुश करने का प्रयास तो नहीं कर रही? पहलू खान मामले में राज्य सरकार की ओर से SIT गठित करने के साथ ही अपील करने का फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पहलू खान मामले में इतने जल्दबाजी में उठाए गए कदम से सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि पहलू खान केस के बाद अब प्रदेश में हुई ऐसी अन्य घटनाओं में मामले में दोबारा जांच के साथ ही कोर्ट में मजबूत पैरवी की मांग उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 2017 1 अप्रैल को देश के चर्चित मॉब लिंचिंग के मामले में हाल ही में हम बात कर रहे हैं अलवर के बहरोड में हुए पहलू खान की मौत के मामले में। 6 आरोपी जो तय किए गए थे सब बरी हो गए हैं, लेकिन यह फैसला चौंकाने वाला है। न्याय पर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। अदालत वही करती है जो सबूत आपके सामने इन्वेस्टिगेटर जो लेकर के आते हैं। हम उसी पहलू को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हुआ। सारे लोग बरी। जब वीडियो साफ दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तो व्यक्ति था जिसने उस भीड़ ने हमला किया पहलू खान पे, और आखिर वो बरी कैसे हो गए? क्या कानून हमारा ऐसा कहता है कि भीड़ इकट्ठी होकर के किसी को मार दो और उसके बाद में अगर चेहरे ना दिखे तो सब बरी? इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आपने हमारा मजमून देखा और हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, हमारे साथ उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, विक्रम सैनी जी हमारे साथ हैं और विजय वेता हमारे साथ में हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा।
ये जानना चाहते हैं कि फैसला अदालत हमेशा फैक्ट्स पे देता है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखो योगेंद्र जी, अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है, उन साक्ष्य के आधार पर उसका एनालिसिस कोर्ट करता है और कोर्ट एनालिसिस करके घटनास्थल, अभियुक्त और साक्ष्य को उससे जोड़ता है। और जब जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना प्रयास करके जोड़ने का प्रयास करता है और उसके निर्णय के बाद न्यायालय अपना निर्णय देता है। न्यायालय अपनी इच्छा से उसके अंदर कोई जोड़ना और घटाना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है जिसके अंदर 99% जो काम है वो रहता है पुलिस का। अगर जिस केस में, मैंने आज तक देखा है कि जिस केस में प्रारंभ से ही राजनीति घुस जाती है, उस केस की स्थिति यही होती है, यही दुर्दशा रहती है। अब आप देखें कि शुरू में जिस पार्टी की सरकार है वो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, और अब जो दूसरी सरकार है जो उस समय अपोजिशन में थी वो अब इन्वेस्टिगेशन कराएगी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस अनुसंधान में जो चीजें पहले हो चुकी उनको तो ये एसआईटी कर दें, चाहे उसके अंदर सीबीआई बिठा दें, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो तथ्य ऐसे हैं जो रह गए हों और उन तथ्यों के अंदर दोबारा से उन तथ्यों को एकत्र करके ये जो एसआईटी है ये न्यायालय के समक्ष पेश करे, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। न्यायालय के समक्ष चितंबा चार्जशीट पेश करे, अगर वो भी न्यायालय हां करे तो करे, राज्य सरकार की अनुमति से हो। लेकिन अब स्थिति यह है इस केस में कि जो जिन जिन मुख्य बातों पर पहले विश्लेषण हो चुका, उन मुख्य बातों को क्या ये एसआईटी की टीम दोबारा से उसका एनालिसिस कर सकती है? मेरे समझ में ये आता है कि ये संभव है ही नहीं। अगर ये करेंगे तो इस मर्जी पड़े जो जिस पार्टी की शासन आएगा उसमें किसी में जो पहले बरी हो गए तो फिर उसको चालान कराओ, जिसमें चालान हो गए उनमें बरी कराओ। योगेंद्र जी, ये कानून की मंशा ऐसी नहीं है। कानून के आंखें हाथ पैर कुछ भी नहीं होते, उनको लागू करने वाले ही आंख हाथ पैर सब होते हैं। कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरे भाई, मैंने तो दोनों चीजें नहीं देखी कि कानून अपने आप चलता हो। कानून को लागू करने के लिए पुलिस की जिम्मेदार छवि होना जरूरी है। जो अधिकारी उस समय पोस्टेड थे, आज उनसे किसी अखबार वाले ने पूछा कि भाई ये क्या हो गया, तो ये कह रहे हैं कि न्यायालय के निर्णय पर हम किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने किया है जो उनको पता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने मोबाइल जब्त नहीं किए, उसमें से उन्होंने क्लिप्स नहीं निकलवाई, उनकी एफएसएल नहीं कराई। आप देखो क्या रह गया फिर इसके अंदर। तो उसके बाद क्या लग रहा था आपको? उसके बाद कार्रवाई शनाख्ती की। योगेंद्र जी, कार्रवाई शनाख्ती के तरीके मुझे पता है कि कार्रवाई शनाख्ती कैसे होती है। ऐसे नहीं होती जैसे इन्होंने कराई है। ये तकमीलन कार्रवाई शनाख्ती। मैंने उस मृतक के लड़के की बात पूछी, उसने बताया था टीवी में कि साहब मैं गया तो मेरे को एकदम वहां न्यायालय में वहां ले गए जेल में, और कार्रवाई शनाख्ती की 5-7 जने खड़े कर दिए। अब मैं तो पहचाना ही नहीं। तो भाई सभी ऐसे करते हैं। कोई एक बार में देख लेता है तो कंटिन्यू उसको ध्यान रहता है क्या? उसको याद दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। अब पुलिस की मंशा, उस समय की जो पुलिस थी उसकी मंशा अलग थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस को राजनीति से हटके इस प्रकार के मर्डर तो कुल मिलाकर के आपको डाउट ये है कि यह पूरा प्रकरण सियासी भेंट चढ़ गया? बिल्कुल 100%। चलिए, मैं मिश्रा साहब हमारे साथ, तो मिश्रा साहब इस वक्त हैं। मिश्रा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये पूरा जो प्रकरण है छिपा हुआ किसी से नहीं, बहुत चर्चित रहा है, पूरे देश के मीडिया ने इसे दिखाया है। आप किस तरह से देखते हैं इसका जो फैसला है उसको? देखिए, जिस तरह का, जैसे कि जोशी जी ने कहा, कोर्ट की ड्यूटी ये होती है कि जैसे भी एविडेंस, जितने भी एविडेंस कोर्ट के सामने आते हैं, बयान आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसके बेसिस पर कोर्ट निर्णय करते हैं। यदि प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है उन्होंने वहां पर एविडेंस नहीं रखे हैं, इनसफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है, और ऐसी स्थिति के अंदर तो मामला दूर तक नहीं जा सकता है। बहुत सारे फ्लॉज थे जो वहां रह गए। जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया
कि मोबाइल जब्त नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो सर वो मोबाइल है, आपको, मेरे को, इनको सबको पता चला उसकी जड़ मोबाइल थी। नहीं, उसके अलावा भी और सारे हाँ, जैसे शुरुआत में 1 अप्रैल 2017 की घटना थी, 16 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है। तो जिस केस में शुरुआत से ही इस तरह का आचरण रहा हो, इतना प्रेस में भी आया, उसके बावजूद आप 16 घंटे बाद दर्ज कर रहे हो। फिर उसके बाद में उसके पहलू के जो बयान हुए, तो बयान होने के बाद में सर्टिफिकेट डॉक्टर का लिया जाता है कि ये बयान देने की स्टेट में है या नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं लिया उन्होंने। तो उस बयान जो पुलिस रिकॉर्ड करके लाई है उसकी कितनी रिलायबिलिटी हो सकती है, ये भी एक सोचने का प्रश्न है। और कोर्ट ने ये भी कंसिडर किया है। कोर्ट ने काफी डिटेल में 92 पेजेस का आई थिंक जजमेंट दिया है उसके अंदर। तो ये सारे की सारी चीजें, पहचान परेड के बारे में कोर्ट ने डिस्कशन किया है। कोर्ट ने कहा है कि वो गवाहों का नाम याद है लेकिन गवाह जो है पहचान नहीं सकते। तो 2 साल की घटना हो गई, इतनी पुरानी घटना हो गई, नाम से जानते लेकिन शक्ल से नहीं पहचानते, तो ये डाउट करता है। ये एक किसी भी आदमी को अगर आप नाम से जानते हैं तो आप ऑब्वियसली उसको शक्ल से भी जानते हैं। तो इस तरह के काफी सारे फ्लॉज इन्वेस्टिगेशन के अंदर रहे हैं। कोर्ट ने पहले प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने पहले एक चार्जशीट पेश की, उसके बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट अक्टूबर के अंदर 2017 के अंदर पेश की, जिसमें ये 6 जो अक्यूज्ड थे इनका नाम डाला गया। और जो एफआईआर के अंदर जिनको नेम्ड था उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया पूरा। तो ऐसे बहुत सारे फ्लॉज जो हैं वो इसके अंदर रहे। रिजल्ट एक्विटल होना ही था इसके अंदर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कोर्ट के सामने। और जहां तक एसआईटी का अभी पेपर्स के माध्यम से पता चला कि एसआईटी का गठन किया गया है, जांच होगी। एसआईटी का गठन जो किया गया है वो इस अनुसंधान में क्या कमी रह गई केवल ये देखने के लिए किया गया है। उसका मतलब कहीं उसका ये इंप्रेशन नहीं लिया जाए कि वो वापस से जाके सबूत इकट्ठा करेगी और एक्चुअल जो कल्प्रिट है उनको दोष देगी। तो कुल मिलाकर के एसआईटी का गठन केवल जो दोषी रहे उनके खिलाफ कार्रवाई तक सीमित है। जो दोषी थे एक्चुअल उनको बिहाइंड दी बार करने का उद्देश्य कहीं से भी या जांच में कहाँ खामी रही है उसको केवल वहां तक है। तो जो एक्चुअल कल्प्रिट है, अपन कभी भी एक जनरल प्रिजम्पशन लोगों के दिमाग में होता है कि जैसे एफआईआर हुई, जिन लोगों को दिखाया गया कि ये एक्यूज्ड हैं तो मान लिया जाता है वो एक्यूज्ड हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, वो आरोपी कह सकते हैं, वो तो आरोपी कह सकते हैं, आप उनको दोषी नहीं मान सकते। बिल्कुल, तो जब तक अदालत का फैसला ना आए। तो अब ये जैसा कि जोशी साहब ने कहा कि ये राजनीति के भेंट भी चढ़ चुका है, ये एक स्वीकृत स्थिति है, ऐसा भी राजनीति भी इसमें कहीं ना नहीं हुई। अब एक बात आती है कि हम अपील करेंगे इसकी, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के बैठे हो नहीं अक्यूज, ये दोषी तो ये हैं। जब आपके दिमाग में एक हो गया नहीं दोषी तो है, आपके पास में एविडेंस नहीं है उसका, तो आप कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। आप अपील करिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसको बिल्कुल कन्विक्शन करवाना, मुझे लगता है ये बहुत दूर की संभावना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे ही मुख्यमंत्री का बयान आया 15 अगस्त को कि हम इसकी अपील करेंगे और जांच करवाएंगे कि जांच में कहां कमी रही है, उसकी हम जांच कराएंगे, बीजेपी ने अपनी ओर से एक बयान भी जारी किया और उसमें कहा है कि सरकार पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष का ये मामला है, इस वजह से इसे दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उंगली तो पूर्ववर्ती सरकार के वक्त जो जांच चल रही थी उस पर भी उठ रही है। योगेश जी, आप देखिए, 1 अप्रैल को घटना होती है, 3 तारीख को पहलू खान की मृत्यु हॉस्पिटल में हो जाती है और पुलिस द्वारा 2 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। एक तो पहलू खान की हत्या के ऊपर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और एक मुकदमा 3 दिन बाद में कलेक्टर के आदेश पे गो तस्करी के मामले में पहलू खान और उनके बेटों के ऊपर किया जाता है। तो पुलिस प्रशासन ने, आप देखिए कि अप्रैल में मामला होता है और मई के अंदर चार्जशीट पेश हो जाती है। लेकिन पहलू खान के जो खुद के बयान थे और पहलू खान के बेटों के बयान में ही बहुत ज्यादा मतभेद मिलेगा। पहलू खान ने कहा था कि 200 से अधिक की भीड़ ने आकर मेरे पे हमला किया, जबकि उनके बेटे कह रहे हैं कि 5 लोग मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने हमला किया गया। तो पहले तो ये विरोधाभास थे। उस समय की तत्कालीन सरकार क्या कर सकती थी? पहलू खान के परिवार द्वारा सरकार से बार बार मांग करने पर 4 बार इसकी जांच परिवर्तित कर दी गई थी। 4 अलग अलग अधिकारियों से इसकी जांच करवा दी गई थी। पहलू खान के परिवार के मांग पर बहरोड से लेके मामला अलवर कोर्ट में सुनवाई के लिए आ गया था और सारे काम व्यवस्थित ढंग से हो रहे थे। अगर बयानों की बात की जाए तो बयान गवाहों द्वारा जो बयान बदले गए हैं वो बयान तो कांग्रेस की सरकार के समय बदले गए हैं। तो सरकार ने अपना किया और न्यायालय ने जो आदेश दिए, निश्चित रूप से न्यायालय कभी भी किसी आदमी के साथ अन्याय कैसे कर सकता है? न्यायालय के फैसले का तो सम्मान करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय से जो लोग भरी हुए हैं, आप देखिए कि पहलू खान, 2 बातें होती हैं, सब न्यायालय के
फैसले का सम्मान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस फैसले से आप सहमत हो। ये 1000 बार मैं आपको दिखा सकता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के भी बयान। सम्मान शब्द अपने अनुसार हम ढालते हैं। मुझे अगर कोई फैसला पसंद है, मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं है, तो मैं सम्मान कर रहा हूं, और नहीं है तो मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूं। मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मैं अपील करूंगा उसकी। तो ये कह सकते हैं सम्मान हम न्यायालय के प्रति, हमारा जुडिशरी के प्रति होता है, इस वजह से आपका सम्मान है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि न्यायालय ने जो फैसला दे दिया आप उससे सहमत ही हो, असहमत भी हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। लेकिन सरकार ने अपर कोर्ट में अब जाने का फैसला किया, तो सरकार कितने मामलों को लेकर अपर कोर्ट में गई और कितने मामलों को लेकर SIT का गठन किया हुआ है? अभी हरीश यादव का जो मामला अलवर के अंदर ही हुआ है, हरीश यादव के आज तक में आप देखिए कि उस परिवार के साथ तो 2-2 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। एक बार वहां पे जनता द्वारा कर दी गई और एक बार प्रशासन द्वारा कर दी गई कि उनके पिता को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। कौन सी SIT का गठन हुआ? किन लोगों की गिरफ्तारियां हुई? एक आदमी के पीछे अगर कोई सरनेम लग जाता है या धर्म विशेष का है तो उसके पक्ष में आप जांच करवाओगे। एक व्यक्ति के धर्म विशेष के लोगों ने किसी की हत्या कर दी है तो आप उस पर गिरफ्तारी तक नहीं करना चाहोगे। तो सरकार का दोहरा आचरण और सरकार की दोहरा नीतियां तो साफ नजर आ रही है। ओमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। ओमेंद्र जी, वोट की स्थिति हमारे यहाँ पे ये हो गई है कि अब इस तरह से विभाजित हो जाएंगे कि अगर किसी के साथ कोई सरनेम क्या है वो डिपेंड करेगा कि आपको न्याय दिलाने में वो कितना कारगर हो सकता है। क्या ये वास्तव में ये ढर्रा मरा ऐसा जा रहा है? देखिए, हम ये बात है योगेंद्र जी कि अदालत का जो फैसला आया है इस पर टिप्पणी करने का तो किसी को अधिकार नहीं है। प्रियंका जी ने किया, थोड़ा बहुत उनको एक नोटिस मिल गया। जो उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला चौंकाने वाला है, चौंकाने वाला शब्द उन्होंने जो काम लिया उस पर नोटिस मिला। अब बात आती है कि किसी के साथ में कोई घटना घटे, उसको यदि किसी जाति का वर्ग का है तो उसको लेके वोटों की राजनीति की बात आती है। ये देखिए, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से मुद्दे को बनाने की कोशिश में होता है और इसमें उनकी राजनीतिक सूझबूझ हो सकती है या चालाकी हो सकती है, ये एक अलग चीज बात है। लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि ये घटना हुई भाजपा के शासन में हुई, सुनवाई कांग्रेस के शासन में भी हुई। अब इसके लिए जो लोक अभियोजक थे या सहायक लोक अभियोजक थे, PPAPP, उन्होंने क्या स्टडी की, उन्होंने किस हिसाब से अपना पक्ष रखा, बात ये आती है कि उन्होंने भी अपना पक्ष ढंग से नहीं रखा। सरकार का पक्ष रखने के लिए लोक अभियोजक होता है, सेल APP होता है। उनको किस हिसाब से उनके पास जो तथ्य आए वो उसी हिसाब से बहस करेंगे और अदालत बहस के आधार पर या जो भी उसमें उनके साक्ष्य है उनके हिसाब से फैसला देगी। इसलिए हर व्यक्ति को अदालत के फैसले के बाद में ऊंची अदालत में जाने का अधिकार है। हाँ, लेकिन ये मामला ऐसे बहुत से कम मामले हुए हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को अपील में जाना पड़ा या गई है। इस मामले को देखिए लगता है कि कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियां कुछ न कुछ मुद्दे को लेकर खिचड़ी पकाने में लगी हुई है और ये इनकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन यह मैं कहना चाहूंगा कि एक केवल पहलू का कोई मामला नहीं, अभी ऐसे ही कई मामलों के फैसले आने वाले हैं और सरकार के पास पर्याप्त समय है कि ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं हो। इसलिए उनके लिए अभी से ही जो तथ्य कोर्ट में देने हैं, तो किस प्रकार की सुनवाई में उनको साक्ष्य देने हैं, वो अभी करें। अब ये SIT जो गठित करने वाली बात है, इसका केवल समय एक पखवाड़े का दिया गया है। एक पखवाड़े में किस प्रकार की तैयारी होगी, क्या होगा, कुल मिला के हम इस मामले में केवल पुलिस विभाग को टारगेट करने की कोशिश में है कि पुलिस ने साक्ष्य ढंग से पेश नहीं किए, पुलिस ने ये नहीं किया, इसलिए इस मामले में दोषी बरी हो गए। इसमें 6 बालिग आरोपियों को बरी किया गया है। अभी नाबालिग के मामले में शायद फैसला कुछ आना बाकी है, अभी तो चल रहा है, अभी वो आ रहा है। इन मामलों को देख के लगता है कि देखो, पुलिस चाहे कोई की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, चाहे कांग्रेस का हो, हम यदि प्रशासनिक अधिकारियों को यदि टारगेट बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या कांग्रेस के दबाव में आके इन्होंने काम किया, तो हमें अच्छे जो अधिकारी है उनकी कार्य क्षमता पर प्रश्न लगाते हैं। ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि अधिकारियों का मनोबल बिगड़ेगा या कम होगा। वो बाद में देखेंगे यार कि कोई भी हम अच्छा काम किए जाएंगे, आने वाली सरकार हम पे लांछन लगाएगी। जोशी जी बड़े अधिकारी रहे, इन्होंने भी दोनों तीनों पार्टियों के समय में काम किया है, ये जानते हैं कि कितना दबाव आता होगा, कितना नहीं आता होगा। लेकिन एक अच्छा जो अधिकारी होगा, किसी के दबाव में नहीं आता, जिसको तथ्य देना है जो देगा। अब बात यहाँ ये आती है, नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन पे विशेषज्ञ जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, 2 हमारे बीच में भी बैठे हुए हैं कि लॉयर हैं, ये पुलिस राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, जो साफ दिखाई देता है कि ये तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उसको ये काम तो प्रारंभिक उसमें करना ही चाहिए कि कहां से क्या चीज हुई, कितनी, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का है, उसके पॉलिटिकल माइलेज क्या होंगे नहीं होंगे, कम से कम खुद का तो आप नौकरी बचाइए।
योगेंद्र जी, यहाँ एक बात आती है कि दोनों ही विद्वान हैं और इस बात को जानते हैं कि कोई चीज आ जाती है तब हम उसके फैसले पे निर्णय लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए। उस समय क्या स्थितियां होती है, क्या पता उनको मोबाइल उस समय मिला कि नहीं मिला, क्या थी। कई दफा ऐसी स्थितियां होती है कि हम उस पर बाद में रिएक्ट तो किए जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ये सलाह देनी चाहिए थी, लेकिन उस समय क्या स्थिति है उन पर निर्भर होता है। कई दफा हो सकता है कि उनको नहीं मिला हो, मोबाइल नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो जांच अधिकारी होता है उसको अलग स्थिति का सामना करना पड़ता है और समीक्षक के सामने एक अलग स्थिति होती है, दोनों के सामने अलग अलग है। आज मानिए मैं किसी जांच में हूं तो उसमें मुझे जो तथ्य मिलेंगे, क्या सहयोग मिला, कितनी विपत्ति आई, मैं उन्हीं को फेस करके काम करूंगा। लेकिन जब मेरा फैसला आ जाएगा, कुछ होगा, तो उसमें टिप्पणीकार अलग अलग रंग सोचेंगे, वो देखेंगे ऐसा होना चाहिए था। लेकिन कई दफे क्या होता है कि जांच अधिकारी के सामने बहुत सी स्थितियां ऐसी होती है कि कई बार साक्ष्य नहीं जुटा पाता और उसका लाभ आरोपी को मिल जाता है। लेकिन यहां सबसे मुख्य बात यह है कि जब ये बात आती है कि भीड़ ने, अब मैं मानता हूं कि पहलू खां की हत्या हो गई, लेकिन आरोपी भी बरी हो गए, लेकिन पहलू खां खत्म कैसे हुआ, ये एक सोचने का विषय हो गया। और पहलू खां की भीड़ में पिटाई हुई, वो ये कह रहे हैं दोनों कि भाई ये तो सबको मालूम है कि उसकी मौत हुई है, पीटने मारने से मौत हुई है उसकी, और वीडियो भी उसका वायरल हुआ, भीड़ उसको मार भी रही है। तो यही तो ये दोनों सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि और उसमें इतना पहले से ही लेकुना छोड़ दिया कि ये तो तय है कि साक्ष्य नहीं मिलेंगे और इसके अभाव में बरी कर दिया जाएगा। जोशी जी ने जो कहा, ये सीधा सीधा कोई भी व्यक्ति होता है कि ये जब साफ दिखाई दे रहा है कि ये साक्ष्य मुझे मिला है, कम से कम इसके एफएसएल में जांच करा लूं। और ये अगर एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर एक चीज को अगर बरामद नहीं कर पा रहा है, देखो पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, कुछ भी होगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर तो पहले दिन से था कि 16 घंटे तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 16 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी उस मामले के अंदर। तो ये और फिर बिना किसी जांच के, ये बताइए मुझे, ये आज भी है इस बात का स्टैंड करता है कि रवन्ना बोलते हैं कि रेवेन्यू जो भी होता है, वो यहां से अठवाड़े का कटा हुआ, उसके पास में गाय थी। इश्यू ये नहीं है पहलू खां का। कुछ दिन पहले ही मानसरोवर के अंदर ऊंट लेकर के आ रहे थे, कौन थे, रेबारी जाति के लोग। बारिश के कारण वो एक ट्रबो बड़ा ट्रक था, उसके अंदर ऊंट लेके आ रहे थे। उनकी जो सुताई की है 5 लोगों की, रेबारी थे नागौर के पास में, जम के मारा भीड़ ने उनको। घनश्याम तिवारी भी मौके पे पहुंचे, विधानसभा चल रही थी उस दौरान। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसे भीड़ उपद्रव कर करके और ऐसे बचना शुरू होगी तो ये तो कहीं कहीं ये माना जाएगा कि ठीक है पॉलिटिकल प्रेशर आएगा और सब कुछ बच जाएंगे, आज नहीं तो कल बचेंगे। देखिए, अशोक गहलोत सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना होगा कि देश में पहली बार उन्होंने एक कानून बनाया है राजस्थान में कि मॉब लिंचिंग पे, इसके लिए तो हम बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहती है, उन्होंने इतना सख्त कदम उठाया। लेकिन भीड़ जब होती है या किस प्रकार का हमला बोलती है, तो उस समय कौन व्यक्ति उकसाने वाला होता है और किस कारण से वो हमला बोलती है, ये जांच का अलग विषय होता है। ऐसी कई घटनाएं होती है, जिसे भी कई यहाँ गलता गेट पे हुआ, भीड़ हुई, किस प्रकार का मामला हुआ, लेकिन ये चीजें। उमेंद्र जी आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। ये जो सफर रहा आपका, कैसा रहा? जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट था बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। कुछ इस तरह का मलाल रहा कि काश मैं भी कुछ, कहाँ आपको कमजोरी महसूस है? जो मिला है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना सीखा, बिकॉज ये जर्नी की शुरुआत है, ये यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। शुरू से ये याद स्थिति थी कि मुझे मॉडलिंग में जाना है या फिर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, या कुछ और कुछ सोच रखा था? नहीं सर, शुरू से कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी और ऐसे सर पे क्राउन होगा और ऐसे आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दूंगी। मेरा हमेशा से था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं। एक मुलाकात गुरुवार शाम 6:30 बजे और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं पहलू खां मामले की। पहलू खां मामले में हाल ही में अदालत ने 6 आरोपी जो थे उन्हें बरी कर दिया। बरी करने में
हम सब जानते हैं कि अदालत हमेशा फैक्ट्स के आधार पर चलता है, अपने डिसीजंस भी और सजा भी दोनों फैक्ट के आधार पर देता है। लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो अदालत के फैसले पे नहीं, इन्वेस्टिगेशन पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया गया। इन्वेस्टिगेशन जब हुआ था कई बार पूछा गया। आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि एक आरटीआई के जरिए इसकी जांच रिपोर्ट भी लोग उन्होंने मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया था कि अभी सब जुडिस से इसकी आरटीआई के जरिए जांच रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। लेकिन अब जब चीजें सामने आई हैं कि आधार क्या था बरी होने का, तब वो पता लगा है। चलिए मैं एक बार वापस चलना चाहूंगा मैं जोशी साहब के पास में। जोशी साहब, अभी सबको आपने सुना, उमेंद्र जी भी कह रहे, परिस्थितियां इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो टीम होती है उसके सामने भी होती हैं। जैसे उमेंद्र जी को अभी लग रहा है कि उस वक्त हो सकता है कि जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वैसी परिस्थितियां ऑफिसर के सामने रही नहीं हो, उसको ना मोबाइल मिल पाया हो, ना वो लोग मिल पाए हो। योगेंद्र जी, ये तो एक इसको तमाशा कहो। आज के जमाने में एक मैसेज दूसरे मोबाइल पे जाता है, उसको ट्रेस कर लेते हैं कि ये कहां से इजाद हुआ है और उसको मुलजिम बनाते हैं, सजा दिलाते हैं। ये तो हमारे यहाँ है। अगर उस समय भी ये था, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रयास ही नहीं करना चाहे, और अगर ये जरूर था साहब कि अगर वो प्रयास कर लेते और वो इस मोबाइल को ट्रेस आउट कर लेते और उसके अनुसार इसकी क्लिप्स एफएसएल भेज करके उनके फोटोज का प्रमाण कर लेते, तो इनको सजा हो जाती ठोक के, इनको कोई बाहर निकालने वाला ही नहीं था। लेकिन क्या है कि अधिकारी हमारे यहाँ, सरकार की जो पार्टियां हैं, उनकी सरकारों के अनुसार काम करते हैं। ये अभी 10-15 सालों से चालू हुआ, पहले नहीं करते थे। हमने कभी भी सरकार को देख के, राजनीतिक पार्टी को देख के कार्रवाई नहीं की। अगर इस तरह की कोई बात है तो बता देना बेटर रहता है कि साहब इसमें ये चीज है, मैं करूंगा तो ऐसे करूंगा, नहीं तो आप दूसरे से करवा लीजिए। इतनी हिम्मत नहीं होती। क्यों? पोस्टिंग लेके बैठे हैं, सर्किल लेके बैठे हैं। अगर वो कहते हैं मैं ज्यादा करूंगा तो मुझे हटा करके सीआईडी में लगा देंगे। बात यह है कि मैंने 35 साल में ऐसे ही नहीं है, मैंने देखा है कि अधिकारी कैसे काम करते हैं। और अब आप उस अधिकारी की, अब ये क्या कर रहे हैं, एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी उस अधिकारी ने क्या कमियां रखी है उसकी जांच करेंगे। पॉइंट यही है पहला। अब जब जांच में कमी आ जाएगी, पुलिस जांच में, तो ये सलटेगा। वो जो अनुसंधान कर रहा था ना, वो सलटेगा। आप क्या बात कर रहे हो? उसके लिए डीआईजी की जरूरत नहीं है। वो कोई एएसआई थानेदार से करा लो, जांच वही कर देगा कि इसमें ये कमियां छोड़ दी। तो कारण क्या है कि अगर पुलिस चाहे तो सजा होती है, 100% होती है। जब तक कि बिल्कुल ही ऐसे हो गए कि गवाह कहते हैं साहब हम तो वहां मौके पे ही नहीं थे, वो नहीं थे। लेकिन आजकल तो साहब मोबाइल है, ये मौके पे होना बता देता है। कई सारी परिस्थितियां मौके पे होना बता देती है। कब तक टालोगे, कैसे टालोगे? और वादा खिलाफी अगर गवाह हो जाते हैं तो उसकी कोई परवाह नहीं होती। अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस और अपराधी की उपस्थिति और अब मुलजिम की उपस्थिति का पता चल जाता तो सजा क्यों नहीं होगी? लेकिन क्या है कि इसमें शुरू से घपलेबाजी चालू कर दी। हमारे यहाँ क्या है साहब, ये कहना कि जाति, पंथ, धर्म, स्थान, क्षेत्र ये नहीं होना चाहिए भाई। ये कहने में तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी जाति, धर्म सबसे पहले। आप देखिए यहां टोंक में क्या हुआ, मीणा जाति का मर गया तो उनके विधायक धरने पे आ गए, जो पूर्व डीजी है। भाई कैसे आए? और रोज लोग मरते तो दूसरे नहीं आते, लेकिन पूरे मीणा जाति के सारे वहां पहुंच गए। और क्या हुआ, आखिर वो मुकदमे दर्ज हुए, एसएचओ सस्पेंड हुआ और सारी कार्रवाई हुई। तो ये क्या है आपका ये कहना, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि जाति, धर्म। अरे साहब, इस देश के अंदर सबसे पहले यही देखा जाता है, बाद की बात है दूसरी। और ये जब तक रहेगा, जब तक ये पेलू खार, अरोड़ा जी और सिंह जी ये सारे दुख पाते रहेंगे, कोई भी उनके फेवर में निर्णय करने वाला नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह से पुलिस में क्या जातियां नहीं है? पुलिस में क्या धार्मिक रूप से काम नहीं होते? कौन कहता है? अब अगर इस चीज को हम ये कहेंगे साहब नहीं ऐसा नहीं होता, ये कहना बुरा है, ये बताना ही नहीं चाहिए, ये कहना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, इसमें क्या बात है, क्यों नहीं होता? अगर आप इसके अंदर आ रहे थे, उसमें नजर आ रहे हैं, मोबाइल में सामने नजर आ रहे हैं मारने वाले, ये तो जिंदी मक्खी को निगल गए उस समय।
ये कोई बात थोड़ी होती है। हमारे यहां धर्म ही उठ गया। पुलिस के काम करने के तरीकों में इतना चेंज आ गया है। पिछले सरकार में डीजी साहब कह गए कि मेरा कहना ऐसे जो माने ही कोई नहीं। तो भाई तुम्हारा कहना तो आसान था, तुम कहते रिटायरमेंट के समय कह के चले गए, लेकिन हमें तो शर्म आई कि हमारा डीजी ये कहता हुआ रिटायर हो रहा है कि मेरा कहना नहीं मानते। क्या ऐसे अधिकारी इस पुलिस में होने चाहिए? पुलिस के अंदर चेंज होना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, उनका कंट्रोल अलग रहना चाहिए। फिर देखिए आप कैसे नहीं अपराधी को अपराध सजा मिलती है। लेकिन हमने क्या कर रखा है, पोलम पोल मचा रखी है, वहां पिटते रहते हैं, लोग चीखते रहते हैं जी, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जोशी साहब, इससे हालात बिगड़ेंगे, सुधरने के तो मुझे कोई चांस लगते नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, लेकिन उसमें भी फिर संदेह के दायरे में ये फैसले आने लग जाएंगे कि ये राजनीतिक दखल की वजह से हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन राजनीतिक दखल की वजह से हुई है, या इस पे किसी अधिकारी का प्रभाव था। अदालत तो हमेशा फैक्ट्स के आधार पे चलती है। योगेंद्र जी, अब इसके अंदर सजा दिलवा दीजिए। अब जो सजा दिलवाई जाएगी क्या मानी जाएगी कि ये शंका पर है। हाँ, आपने जोर जबरदस्ती करके सजा दिला दी, वो 302 में जेल में अंदर फिट कर दिए। क्यों? क्योंकि जो साक्ष्य थे पहले वो कहां गए, अब नए साक्ष्य कहां से आ गए, ये गड़े गए हैं और फलाना 10 बातें होंगी। ये इतना आसान नहीं है, ये पॉलिटिकल इश्यू बन गया। अरे इतना आसान ही नहीं है। एसआईटी क्या सीबीआई बुला लीजिए आप, कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर हो जाए तो बताइएगा आप, अपन इस चैनल में फिर मिल लेंगे। और अगर करेंगे तो ये नाजायज को फिट करेंगे, ओरिजिनल इनसे फिट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उन क्लिपों को आप कौन साक्ष्य में लेगा? क्या उसी न्यायालय के सामने वही साक्ष्य दोबारा लिए जाएंगे? संभव ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जो पहले साक्ष्य आ चुके उनमें अगर कोई कमी हो, उन कमियों को निकाल के दोबारा आप हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं, लेकिन उन्हीं को दोबारा नहीं रख सकते। ये तो अपील अपर कोर्ट में होगी अभी तो। तो अपर कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है, एडीजे कोर्ट ने निर्णय कर दिया। हाई कोर्ट में क्या फाइल थोड़ी जाती है? पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं होता उसमें, तो बिंदुवार बात होती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में नीचे की कोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो जाता सब है, लेकिन साहब ऐसी डिटेल के अंदर अनुसंधान ऐसी डिटेल में थोड़ी होता है जो नीचे डीजे कोर्ट में रह गया। नीचे की कोर्ट का काम है, वहाँ बयान वगैरह सब रिकॉर्ड होते हैं। हाँ, फिर और एविडेंस होती है। और हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, जितना रिकॉर्ड आ चुका है, बयान आ गए, एविडेंस आ गई सारी की सारी, उसके बेसिस पर आर्ग्यूमेंट। अब मुझे बताओ, कार्रवाई शनाख्ती हो गई। हाँ, एक आदमी ने पहचानने से मना कर दिया। हाँ, अब नई पुलिस उसको पहचानवा देगी? नहीं हो सकता। फिर वो पॉसिबल नहीं है। वो तो रिकॉर्ड पे आ चुका है, रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, उसी का एनालिसिस। और एनालिसिस गवाह भी रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। हाँ, अब मरने वाले का लड़का कह गया साहब इनको देखा, ये लोग थे। एक बार कह गया ना, अब बार अब दूसरी बार 4-5 आदमी बढ़ा के और कह देगा और उनको सजा दिलवा देंगे? संभव ही नहीं है, ये न्याय का सिद्धांत ही नहीं है। चलिए, मैं एक बार वकील साहब आपके पास आऊंगा। जो हमें दिखाई देता है, क्योंकि अदालत के फैसले की आप अपील कर सकते हैं, अदालत के फैसले पे कोई एसआईटी गठन नहीं हो सकता। एसआईटी गठन आपकी जो वर्किंग रही है पुलिस की, आप उस पर जांच कर सकते हो, और मुझे लग रहा है वही जांच का एक विषय होगा। तो अगर एसआईटी जांच करके नए फैक्ट्स जुटा के क्या हाईकोर्ट में दे सकती है वो, या देने के बाद में क्या इसकी जो पिटीशन लगेगी, अभी इसमें अपील जो लगेगी, उसमें वापस उसी तरह से इसका रिव्यू होगा? देखिए, एसआईटी का जो गठन किया है उसका जो स्कोप उन्होंने बताया है, उसका स्कोप लिमिटेड बताया गया, जैसा अखबारों के अंदर सूचना आ रही है। स्कोप ये है कि क्या फ्लॉज रह गए इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कौन कौन सी कमियां रह गई, नंबर 1। नंबर 2, उन कमियों को छोड़ने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे। नंबर 3, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जानी है। बस इतना सा स्कोप है। इसका ये स्कोप नहीं है वापस से जाके अनुसंधान नहीं है, क्योंकि वो परमिसिबल भी नहीं है, वो परमिसिबल नहीं अंडर द लॉ। तो खाली उसको करना है। तो अगर मान लीजिए कोई ये समझता है कि एसआईटी के गठन से एक्चुअल जो दोषी हैं वो उनको सजा मिल जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल सही बात। और इसमें तो बहुत सारी कमियां रही हुई है। 3 विटनेस जो है हॉस्टाइल हुए हैं उसके अंदर, तो ऐसी एक कमी नहीं है, सीरियल है पूरा का पूरा जिसके अंदर कमियां रखी हुई है। और ऐसा संजीदा मामला जो था, जो मीडिया में भी इतना उछला है,
ऐसे संजीदे मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक रूटीन, इसको हो सकता है रूटीन में होता तो शायद सजा भी हो जाती, लेकिन इतना स्पेशल होने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी सारी कमियां छोड़ी गई है। ये बड़ी शोचनीय स्थिति है। आज लोग पूछते हैं लोग कि पहलू खां मरा, ये तो एक फैक्ट है, तो क्या पहलू को किसी ने नहीं मारा? ये मतलब एक समाज के अंदर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो चुकी है। तो अगर इस तरह की मान लीजिए कमियां नहीं छोड़ती, आज एक्चुअल कल्प्रिट होता है वहां पर। और अपील में क्या होगा? अपील में अक्यूज तो ये रहेंगे, कोई दूसरा अक्यूज नहीं आने वाला है। ये कि यही रहने हैं, तो कोर्ट को ये देखना है। देखिए, कोर्ट का एक सिद्धांत और होते हैं, 2 बेसिक सिद्धांत होते हैं कि 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह नहीं छूटना चाहिए, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा एक बेसिक सिद्धांत क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये भी होता है कि किसी भी अपराध को साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि कोई शंका ही नहीं रह जाए कि इस आदमी के अलावा किसी ने किया है, इतना होना चाहिए। और जो एविडेंस की लिंक है, एक लिंक से दूसरा लिंक, दूसरे से तीसरा लिंक, वो बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए होने चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा इतना सा भी है तो कोर्ट कहेगा कि ना, संदेह का लाभ देके छोड़ेंगे, क्योंकि बेसिक सिद्धांत यही है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने इन सब चीजों को कंसीडर करके ही उसको संदेह का लाभ देकर के बरी किया है। अगर इस तरह की चीजें नहीं होती तो एक्चुअल कल्प्रिट बिहाइंड द बार होते हो। जी विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो एक सवाल खड़ा हो रहा है राजनीतिक दखल का, राजनीतिक दखल इस मायने में कि पूरे फैक्ट्स नहीं जुटाए गए, फाइल को कई बार घुमाया गया, जानबूझ करके एफआईआर में डिले किया गया। क्योंकि देखिए, चेहरा कोई राजनीतिक दल जिसकी सरकार होती है वह फ्रंट में नहीं आता, हमेशा कार्यपालिका के जो नुमाइंदे होते हैं उन्हीं के माध्यम से काम कराया जाता है। चाहे पुलिस भी हो सकती है, वो तहसीलदार भी हो सकता है, वो ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। इस केस में ऐसा ही लग रहा है। और उसके बाद अब अगर सरकार अपील कर रही है तो सरकार पे भी उंगली उठ रही है। क्या एक ही मामला था? इस तरह के तो बहुत सारे मामले हुए हैं, उसमें क्यों नहीं अपील की जा सकती? और कल को कोई अगर सबूत जुटा के या कुछ सरकार अपना कुछ करके अपील करके अगर इसमें आता है तो फिर दूसरा सवाल खड़ा होगा कि साहब ये पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष के लोग थे, वोट बैंक की चिंता है कांग्रेस, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो ये भरोसा क्यों टूट रहा है राजनीतिक दलों का कि हर चीज के अंदर ही राजनीतिक दखल हो? क्योंकि ये साफ एक जो लोग साफ दिखाई देते हैं, ये तो आप भी मानेंगे कि पहलू खां की मौत हुई, मौत को दीवार के टकराने से नहीं हुई, भीड़ आराम से उसे मार रही है, सब देख रहे हैं। तो पहलू खां की मौत एक फैक्ट है, लेकिन ऐसे छूट गए, ये किसी के गले नहीं उतर रहा। तो राजनीतिक दखल के चलते आप लोगों को लगता है कि सिस्टम सुधरेगा या गर्त में जाएगा? नहीं, पहलू खान की मौत का जो तरीका था, बॉम्ब लीचिंग की जो घटना थी, निश्चित रूप से दुखद घटना थी और निंदनीय घटना थी। इसमें मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना थी, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए कि उस समय की जो पुलिस प्रशासन ने था वो काम किया। अब पुलिस ने अपना काम किया, सरकार क्या कर सकती थी उसके बीच में? अगर कहीं अधिकारी की कोई खामी, मुझे नहीं पता, अगर कहीं रही भी रही है तो सरकार की भूमिका से आप कैसे जोड़ सकते हैं? और अगर जोड़ सकते हैं तो अब ये मानना होगा कि 8 महीने के अंदर कांग्रेस सरकार ने क्या किया। कांग्रेस सरकार, वो गवाह थे जो वो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ, या उनके पीपी या सरकार के वकील वो विषयों को रख सकते थे। नहीं, गवाह ये पहले हो चुकी थी सर। नहीं, गवाह तो सारी गवाह अगर सारी प्लेस में डेट पड़ी थी। और उसके अलावा जो उसका बेटा था उसने अपील की थी कि बहरोड से इस मामले को अन्यत्र कहीं भेजा जाना चाहिए, वहां पे इसमें डेट पड़ी। और डेट के बाद में जब फैसला की घड़ी आई, इस सरकार के पार्ट पे इसका इन्वेस्टिगेशन और उसके ट्रायल से जुड़ा हुआ कोई इश्यू नहीं रहा। ये सारे काम 18 दिसंबर से पहले सारी चीजें निपट चुकी थी उस केस की। और क्योंकि उसको कहीं लग रहा था कि अदालत पे पहलू खां के बेटे ने सवाल नहीं खड़ा किया था बहरोड में भी, उसका यह कहना है कि मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले को कहीं दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए, स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। योगेश जी, आप देखिए, पहलू खां ने जब नामजद लोगों के नाम दर्ज कराए थे, पहलू खां मेवात क्षेत्र से रहने वाला था। हाँ। जबकि मामला सारा हुआ था बहरोड में। बिल्कुल। तो पहलू खां क्या इतने लोगों को बाय नेम और चेहरे से क्या पहचानता था? तो शुरुआत यहीं से हुई। उन्हीं लोगों को पहचानने जो गवाह जो बदले, वो इसी आधार पे उन गवाह भी बदल गए, उनके बेटे तक के बयान, और उनके बयान में भी विरोधाभास था। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं सर, एक सीधा उंगली उठ रही है कि राजनीतिक दखल इस मामले में हुआ। और आगे भी जो बीजेपी को भी अभी लग रहा है कि समुदाय विशेष का ये व्यक्ति था, इस वजह से इस मामले की अपील की जा रही है। तो आपने जैसे कहा कि पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए, तो बीजेपी को भी ये इस बात का तो भरोसा रखना चाहिए था कि सरकार अपील कर सकती है, पहले मामले की नहीं कर रही, 50 मामलों की अपील की जाती है। ये क्यों आरोप लगाया जा रहा है?
नहीं, निश्चित रूप से आप हाँ। देखिए हरीश जाटव का अभी जो मामला हुआ है, वो हरीश जाटव को मोटरसाइकिल टकराने पे और जो भी मामला हुआ था उसको एक समुदाय विशेष के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने कौन से मामले में कितनी गिरफ्तारियां हुई, एक गिरफ्तारी तक नहीं हुई और उसका परिणाम ये होगा उसके पिता ने आत्महत्या तक कर ली है। बिल्कुल। सरकार भी अभी जो मॉब लिंचिंग की भी सरकार जो बात कर रही है कानून की, आप देखिए धारा 307 है, धारा 302 है और अन्य धाराएं भी पहले से है, लेकिन आप जो धाराएं लागू करना चाहते हैं मिलाकर मनसा पे सवाल उठेगा। पुलिस पे आपका सवाल है कि पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं रही, एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाई, इस वजह से उंगली उठना लाजमी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं? सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, पुलिस पे जब सरकार आपकी होती है तो भरोसा होता है, जब अपोजिशन में होते हैं तो भरोसा टूट जाता है। डेल्टा मेघवाल में क्या हुआ था? डेल्टा मेघवाल में उस वक्त पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहे थे, तब बीजेपी कैसे रक्षा कवच बनी हुई थी कि डेल्टा मेघवाल ने खुद ने सुसाइड किया? नहीं, हर विषय के यार आप हर घटना की सारी स्थितियां एक सर वही कह रहा हूं मैं कि इससे राजनीतिक दखल से बाहर निकालिए, इन चीजों को राजनीतिक दखल से बाहर निकालिए, हालात पे छोड़ दीजिए, हालात पे छोड़ दीजिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, एसएचओ, डिप्टी एसपी डिजायर लिखवाना बंद करिए राजनीतिक दलों में कि कोई सरपंच लिख करके भेज रहा है, कोई प्रधान लिख के भेज रहा है। सड़क छाप लोग अपने लेटर हेड बनवा करके लोग घूमते कि साहब मेरा आदमी है, इसको किस बात पे लगा दीजिए, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, आप पैसे नहीं दे रहे हैं उसको। ये परंपरा कब बंद होगी? इंटेलिजेंट ऑफिसर्स खांचे में पटक दिए जाते हैं। आज सरकार बदल रही है, कोई अच्छी जगह पे बैठा कोई ईमानदार ऑफिसर है, आते ही सबसे पहले उसकी लिस्ट आउट होती है और उसको खांचे में पटक दिया जाता है। क्यों? इसी काम के लिए उसने अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए पढ़ाई की थी कि एक सरकार बदलेगी और दूसरा कोई आएगा तो उठा करके उसको गड्ढे में पटक दिया जाएगा। सर ये दखल, मैं उंगली नहीं उठा रहा सर आप पे, मैं तो कह रहा हूं वर्तमान सरकार की भी यही स्थिति। 3 दिन में पता लग गया वर्तमान सरकार को कि ये निकम्मे अधिकारी हैं और ये काम करने वाले अधिकारी हैं। 50-50 की लिस्ट आ रही है। ये सरकार बदलेगी, आपकी अगर सरकार आएगी, पहले 3 घंटे के अंदर सब बदल जाएगा। कौन ढंग के लोग थे उस पिछले सरकार में उठाकर इनके बाहर पटक के? कौन दे रहा है तनख्वाह? जेब से दे रही है पार्टियां। ये परंपरा कब टूटेगी? ये पहलू खाते एक बहाना है सर, लोग भरे पड़े हैं अंदर से, केवल राजनीतिक दखल इस नाम के एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है, जातियां देखी जा रही हैं, धर्म देखा जा रहा है। क्यों? आप लोगों को पीड़ा नहीं होती इस बात को लेकर के कि जातियों के तराजू में तोल रहे हम न्याय को? इन्वेस्टिगेशन करने वाला इस जाति का होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए, इसका इस व्यक्ति से राजपूत है तो जाट नहीं होना चाहिए। शेखावटी में हो रहा है ये। मीणा है तो गुजर नहीं कर सकता जांच का। ये योगेंद्र जोशी जी, मैं पीएचक्यू में कानों से सुनता हूं कि साहब इसमें गुजर है, मीणे को मत लगा देना सर। क्यों? ये वही पढ़ करके आ रहा है कि मीणा तो गुजरों को न्याय नहीं देगा, गुजर है तो मीणों को नहीं देगा, या जाट है तो राजपूत को नहीं देगा, राजपूत है तो जाट को नहीं देगा। ये सर एक बड़ी पीड़ा है लोगों के लिए। कहां से लाएंगे? ऊपर से एलियंस आएंगे हमारे यहां पे सिस्टम में? आएगा कौन? विक्रम जी, केवल ये नहीं है कि वर्तमान कांग्रेस और बीजेपी का इश्यू नहीं है, मैं तो ये जानना चाहता हूं, कोई सरकार बदलती है 3 दिन में सर पता लग जाता है, किसी आदमी की परीक्षा हो जाती है कि आदमी निकम्मा है कि काम करने वाला है। लिस्टें आउट होती हैं ऐसे जैसे बिल्कुल दबा करके। ये सर डिजायर कल्चर कब बंद होगा? उंगलियां उठती हैं डिजायर पे कि हाँ डिजायर नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों डिजायर होती हैं? ये डिजायर के आधार पे कोई एसएचओ लग रहा है, कोई डिप्टी एसपी लग रहा है, कभी कोई लग रहा है, तो मुझे लगता है कि एक पीड़ादायी बात है। आपको भी होना चाहिए क्योंकि आप राजनीतिक दल के व्यक्ति बाद में हैं, पहले इस समाज के नागरिक हैं, एक नागरिक है, एक अच्छे नागरिक है। उस नाते आपसे ये अपील है मेरी कि वास्तव में राजनीतिक दखल हर तरह से बंद होना चाहिए पोस्टिंग्स में। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। लेकिन संवेदनशील जितने भी पद हो गए, आप देखिए कि चाहे पुलिस प्रशासन के अंदर हो या बड़े जितने भी महकमे हो, उसमें कितना राजनीतिक हस्तक्षेप है। पुलिस अपना काम करती है, सीबीआई, सीडी या ईडी अपना काम कर रही है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप सब घटनाओं से हम जोड़ने के लिए करें बात, वो एक अलग विषय हो गया। योगेंद्र जी, मैं उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। ये साफ दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पे राजनीतिक दखल जब तक बंद नहीं होगा भरोसा टूटेगा। लोग आज नहीं तो कल। सही है। देखिए योगेंद्र जी, अमानवीयता के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मामला राजस्थान का हुआ, बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने बयान दे दिया। हाँ, उन्होंने देख लिया ये फसल बोने का एक अच्छा समय आ गया। यानी कौन व्यक्ति बैठा है जिसको यहाँ की एबीसीडी का मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया कि सरकार के खिलाफ, और यहां तक भी कह दिया कि हमें समर्थन देने के लिए सोचना पड़ेगा। यानी उन्होंने दिखा दिया कि हम इस मामले में अपने पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखिए बात यही आती है कि पहलू खां की मौत हुई, इसको कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं बताएगा, लेकिन जो व्यक्ति
अदालत की दृष्टि में, निगाह में आरोपी नहीं माने गए, बरी हुए। एक पक्ष ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें हो सकता है गलत फंसाया गया हो, जो अदालत ने उन्हें दोषी नहीं माना, क्यों अदालत का जो फैसला होगा जनता उसको मानेगी। सर वो ये बात कह रहे थे, दोष वही बात वकील साहब ने कही, वही जोशी जी कह रहे हैं। वो जो अदालत पे तो सवाल ही खड़ा नहीं कर रहा। और मैंने क्या कहा कि सरकारों का दखल भी होता है, तो जो नुमाइंदे कार्यपालिका के हैं वो एसएचओ भी हो सकता है, एक सिपाही भी हो सकता है, उस जिले का कलेक्टर भी हो सकता है और डीजीपी भी हो सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। ये कार्यपालिका के हिस्से हैं, सरकारें चली जाती हैं। लेकिन जो अभी इन्होंने सवाल खड़ा किया, मिस्टर परमाल सिंह उस वक्त के इन्वेस्टिगेटर थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनको जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा। एसआईटी के सामने पूछेंगे कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, ये चीजें कहां थी, या तो साहब कहेंगे कि साहब उस वक्त का मेरे पे इस तरह का प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर काम नहीं आएगा। अगर किसी ने प्रेशर भी डाला होगा तो वो कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है, वो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और एसआईटी जांच का अर्थ ही यही है। अगर इसमें राजनीतिक मायने भी इसके निकाले जाते हैं, अगर लगता है किसी को कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए, तो साहब ये तय मान के चलिए कि अगर गलत लोगों को फंसाए, जैसे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, हो सकता है गलत लोगों को फंसाया हो। सब गलत को कैसे फंसा दिया? आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है इसी काम के लिए कि वास्तव में जो दोषी है उसको सजा दिलवाइए और कोई बेगुनाह हो तो उसको बाहर निकालिए। गलत आदमी को उठा कैसे लिया आपने? यहाँ दोनों विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं यहाँ पूछना ये बताना चाहूंगा कि अदालत ने उनको 6 लोगों को बरी किया और वो तो फैक्ट्स के आधार पे, और उनकी जमानत भी हो गई होगी, वो बाहर आ भी गए होंगे। एक देखा जाए समाज की दृष्टि में माना जाएगा कि इन्हें गलत फंसा दिया गया, बेचारे दोषी नहीं थे। अब हम चाहे बहस के लिए या कानून विद किसी इसको किस हिसाब से देखते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन समाज की दृष्टि में तो वो निर्दोष माने जाएंगे। अब यदि वो निर्दोष है तो दोषी कौन है, कौन व्यक्ति? अब यदि आप नए व्यक्तियों को लेके आते हो तो भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि पहले देखो गलत लोगों को फंसाया गया, अब दबाव में आके अमुक लोगों के नाम लाए गए हैं। ये जो चीज है, अब ये मामले को ऐसा खिचड़ी बना दिया गया है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। अब ये हमको फैसला ये देखना होगा कि ऊंची अदालत क्या निर्णय देती है, क्योंकि ये मामला ऊंची अदालत तक तो देखिए साहब, पहले आप अपील करेंगे, अपील के बाद में जो भी गवर्नमेंट के लॉयर होंगे वो अपने फैक्ट्स पेश करेंगे कि साहब अपील का आधार हमारा ये है और इस आधार पे हम इस केस में हम आपसे गुहार कर रहे हैं। ये एक प्रोसीडिंग बनी हुई अदालत की, अभी तो उस स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा, आधार देना पड़ेगा अदालत में। अदालत अपना समय जाए क्यों करें, अदालत के पास तो बहुत सारा काम है। अदालत के पास तो जो भी केस आएगा, जो भी अपील में जाएगा उसकी सुनेगी अदालत। तो यहाँ हजारों मामले से जो लंबे समय से अपील का सर, अपील का भी अभी एक आधार देना पड़ता है, आधार है अपील का कि अपील हम इस फैसले से खुश क्यों नहीं है, ये बताना पड़ता है आपको कि साहब इस फैसले से हम असहमत इस वजह से हैं कि हमारे पास में ये फैक्ट्स हैं, इनको इग्नोर किया गया, देखा नहीं गया। कुछ तो होता है, जब इस अपील में जाएंगे अपनी तो अपील खारिज कर देंगे आपकी कि आपके पास में बहुत, आप देखते नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आजकल आए दिन एक्सपर्ट्स के डांट पड़ रही है, कहा जाता है कि आप क्यों लेकर के समय खराब करने के लिए, इसमें कुछ है ही नहीं। अपील के लिए जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई कि 24 घंटे में उनसे फाइल मंगवाई कि किस आधार पर अपील की जा सकती है। जिला कलेक्टर से अभी जैसा कि बताया गया है ली गई। अब ये अपील का आधार क्या आएगा, ये तो सरकारी अभियोजक, ये जो वकील है, ये कानून के ये बताएंगे। लेकिन ये मामला कुल मिला के लोगों की दृष्टि में हो गया कि सब कुछ जायज है, या इस देश में या प्रशासन में सब कुछ किया जा सकता है। हाँ, सही लोगों को फंसाया भी जा सकता है, गलत लोगों को निकाला भी जा सकता है, सब कुछ एक सोचने वाला विषय हो गया। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे अब ये आ गई कि पहलू खां की मौत कैसे हुई, भीड़ ने उसको मारा है या नहीं मारा है, या जो 6 लोग हैं वो बरी भी हो गए, लेकिन उसकी मौत का कारण क्या हुआ? अब मुख्य बात यह है, नहीं मौत का कारण तो साफ है, भीड़ ने मारा, इंटरनल उसकी इंजरी है, तो पोस्टमार्टम में भी आई है। उस वीडियो का पोस्टमार्टम हो गया ना, तो ये जो अनुसंधान करता है इनका पोस्टमार्टम हो जाएगा और राजस्थान पुलिस का पोस्टमार्टम हो जाएगा। अगर एसआईटी में दम होगा तो वो वीडियोग्राफी जो है उस समय की, उसका पोस्टमार्टम करने दीजिए, अभियुक्त सामने आ जाएंगे और ये जिसने इनको छोड़ा अभियुक्तों को, उसका इलाज हो जाएगा, पक्की बात है ये। और अगर राजस्थान में न्याय को बनाना है, न्याय को स्थापित करना है, तो इस सरकार को ये करके बताना पड़ेगा कि साहब देखो ये हैं सही मुलजिम और इस अधिकारी ने गलत काम किया है, ये जाएगा जेल। ऐसा नहीं है कि ये अधिकारी जेल नहीं जाएगा, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और ये जेल जाएगा। अब ये पोस्टमार्टम बताता है, इन अधिकारियों का ईमान बताएगा पुलिस वालों का कि वो क्या करते हैं। सर देखिए जो अधिकारी लगाए गए हैं वो अब ये तो उनकी कार्यप्रणाली है कैसे क्या करते हैं, लेकिन ऑफिसर जो छांट के लगाए हुए हैं
नितिन बलगन जो है उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता, बहुत ही हॉनेस्ट और दोनों सरकारों के वक्त उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, उन्होंने अच्छी जगह पे उन्होंने पोस्टिंग दी और बिल्कुल अपना रिजल्ट भी उन्होंने दिया। नेतृत्व वही करेंगे इसका एसआईटी का। वकील साहब, अपील का आधार क्या हो सकता है? देखिए, अपील के बहुत सारे आधार होते हैं, क्योंकि उसका बेस आपको देना पड़ेगा कि हम इस आधार पे ये करना चाहते हैं। बिल्कुल, मुख्य रूप से जो आधार होते हैं, जो टेस्टिमनी जिसको बयान कहते हैं कोर्ट में, कि किसी गवाह के इन बयानों को गौर नहीं किया गया और इस गवाह ने ये कहा था कि मैंने फला फला व्यक्ति को मारते हुए देखा था, तो ये तो आई विटनेस था। इस गवाह के बयान को ओवरलुक, चश्मदीद गवाह, तो ओवरलुकिंग द मटेरियल एविडेंस होता है कि आपने किसी गवाह के बयान को ओवरलुक कर दिया, या कोई ऐसा का ऐसा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, कोई चीजें आती है जिनको कोर्ट ने नहीं देखा है। तो ये मुख्यतः यही आधार होते हैं किस तरह से कोर्ट ने एनालिसिस करने में जूरिस्प्रूडेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं उनको ओवरलुक किया कोर्ट ने। एविडेंस एक्ट के कौन कौन से प्रावधान होते हैं, ये पहचान परेड होती है, उसके अंदर फ्लॉ रह गया था, या अपील में तो ये होगा देयर वाज नो फ्लॉ, कहीं कुछ कमी नहीं थी, कोर्ट ने बिना बात इनको इस तरह से माना। तो इस तरह से बहुत सारे, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ये छोटे मोटे ग्राउंड्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे ग्राउंड निकल सकते हैं अपील के अंदर। वो डिटेल में जब जजमेंट का एनालिसिस होता है तो वो होता है, इसकी प्रक्रिया है पूरी, विधि विभाग जो है वो पहले देखता है कि इसके अंदर अपील के ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, फिर वो रिकमेंड करते हैं कि इसकी अपील होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद में सरकार, अभी तक सरकार के पास में टाइम है वैसे इसके लिए। हाँ, लेकिन मैं एक दूसरी बात और जानना चाहता हूं, जैसे जोशी साहब ने कहा कि इसका पूरा पोस्टमार्टम हो सकता है, और पोस्टमार्टम के आधार पे, पोस्टमार्टम इन द सेंस वीडियो चाहे हो, क्यों कहीं न कहीं पब्लिक डोमेन में आज भी वो वीडियो होगा, या हो सकता है कि आजकल तो ऑफिसर से खुद ही पहले से कई लोग रखते हैं कि उस समय का चिट्ठा ये सब हमारे पास में है, क्योंकि नंबर बढ़ाने का भी कई वो रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्यप्रणाली पे होगा, फैसले का तो कुछ आधार नहीं होता है, तो क्या पुलिस वापस से अपने फैक्ट्स या एविडेंस को जुटा सकती है? अभी नहीं, मुझे इस बारे में संदेह है कि अब कोई भी, चूंकि केस जो है बंद हो चुका, हाँ, ये सारी की सारी चीजें जो होती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होती है। आपने फर्स्ट चार्जशीट पेश की 2 महीने बाद में अपील में, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, कई केसेस में अदालत यह रिकमेंड करती है कि इस मामले की पुनः जांच करके दीजिए। अब देखिए, हाईकोर्ट लेवल पर इस तरह की चीजें नहीं होंगी जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि इस तरह की स्थितियां जब आ चुकी है साफ साफ, अच्छा अक्यूज्ड अगर मान लीजिए उनके बारे में आता है कि ये अक्यूज्ड है और इनके खिलाफ ये एविडेंस साफ बोलते हैं कि ये प्रेजेंस थी उनकी, और उन कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी के बारे में एक्विटल हो गया हो, तो कोर्ट कहता है कि ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल एक्यूज्ड हैं, पूरे जजमेंट से लगता है वो तो है ही नहीं इस केस के अंदर, तो कौन से एविडेंस ला करके किसको सजा कराएंगे आप? उन लोगों को जो ऑलरेडी है ही नहीं है केस के अंदर, किसको सजा कराएंगे आप? अलग तो नए मुलजिम नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ट्रायल नहीं है अभी। जैसे अब क्या कहता है आपका इन्वेस्टिगेशन, क्या कहता है कि क्या एसआईटी केवल बस यही जांच करेगी कि परमाल सिंह ने जांच सही की कि नहीं की, या अगर वास्तव में कोई दोषी है जो बचा हुआ था उसको भी पकड़ा जा सकता है? देखिए, एसआईटी की जांच में कोई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो तथ्य पहले के इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, तो दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। माफ करिए, अगर वो बिल्कुल ही अलग है कि नई चीज ऐसी है, तो पुलिस अपनी तरफ से एफआईआर, मुकदमा दर्ज कर सकती है और उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। सेम इंसिडेंट पर एफआईआर, मैंने कहा ना, इंसिडेंट में फर्क आएगा, फर्क आएगा तो मेंटेनेबल नहीं है। अरे इंसिडेंट तो वही हुआ ना, लेकिन फर्क नहीं साहब, अगर उसके अंदर अभियुक्त अलग है, देखिए नहीं, अभियुक्त अलग है, अभियुक्त अलग भी है, अलग है, सेम इंसिडेंट पे 2 एफआईआर नहीं होती, वो मैं समझता हूँ, लेकिन जब अभियुक्त अलग है नहीं, और अभियुक्त की बात ही नहीं है, और मान लीजिए उसके अंदर जो प्रोसीजर अब तक एडॉप्ट किया उससे वो पृथक कोई चीज मिलती है, तो बिल्कुल 100% कर सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत जोर आता है, ये असंभव सी बात है। माननीय उच्च न्यायालय का अधिकार है, वो इसके अंदर उन्हें जो बिंदु रह गए हों, अगर ये उसको प्रस्तुत करते हैं तो उनमें वो जांच भी करवा सकते हैं। हाईकोर्ट बाउंड नहीं है कि अब हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकता, वही मैंने हाईकोर्ट बाउंड नहीं है, कई केसेस का ऐसा ध्यान है, हाईकोर्ट को अगर लगेगा रीओपन भी करवा देता और जांच भी करवा देता, अगर लगेगा तो हाईकोर्ट सब कुछ कर सकती है, लेकिन चूंकि इसको ऐसा बिगाड़ दिया गया है
एसआईटी को इसके लिए बहुत जोर आएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और अगर एसआईटी ने निकाल दिया ऐसे क्लू और हाईकोर्ट ने ऐसा कर दिया तो यह इंडिया का पहला केस होगा ये एसआईटी को, जिसके अंदर स्कोप ही नहीं दिया उन्होंने। पुलिस जांच के लिए दिया उनको, केवल पुलिस जांच करेगी के लिए नहीं कहा। भाई कोई कमी ऐसी छोड़ दी। अब जैसे मान लो वो है वीडियोग्राफी है, कोई कैमरे मोबाइल के मान, अब अगर मान लीजिए वो लिया ही नहीं गया और अगर वो आ गया, मान लीजिए आ गया सामने और उस तक ये एसआईटी पहुंच गई तो क्या होगा? उसको क्या डंप कर दिया जाएगा? नहीं, वो डंप नहीं होगा, उसको हाई कोर्ट के सामने पेश करेंगे कि ये हमारे इन्वेस्टिगेशन से आया है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये ऐसी चीजें आ गई नई तो ये इंडिया का पहला केस होगा जिसमें इस चीज को निकाल दिया जाए। एक पेचीदगी और आती है, जैसा कि ये जोशी साहब बता रहे हैं, चलिए कुछ आ गया और उसके अंदर जो दिख रहे हैं लोग वो अक्यूज नहीं है, फिर क्या होगा? क्योंकि कोर्ट को तो अपील स्टेज अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बिल्कुल, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा सर। अगर वास्तव में ऐसा कुछ होता है तो आगे भी जाएगा ये। कमियां निकलेंगी और इन कमियों की पूर्ति होगी। है जिसके अंदर कोर्ट अगर एडिशनल एविडेंस परमिट करता है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, लेकिन वहां ये पेचीदगी आएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे लोअर कोर्ट का फैसला हो या अगर जाता है अगर अपील में हाई कोर्ट में, वहां से कोई निर्णय आता है और निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं होगा तो लाइन खुली है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। लेकिन इस केस की एक नजीर भी होगी कि एविडेंस के अभाव में एक मॉब लिंचिंग के मामले में इस तरह से लोग बरी भी हो चुके हैं। पहलू कहां मर गया, लेकिन सवाल हमेशा खड़ा रहा आखिर हत्यारा कौन। तो चलिए इंतजार करिए, एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी की जांच क्या रहती है और जांच के बाद में जैसे हमारे बीच में एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनका भी कहना है कि यह अपने आप का एक अलग अंदाज का केस होगा। और केस हमेशा एक लाइन खोलते हैं, फैसले भी लाइन खोलते हैं, जिसको हम नजीर कहते हैं। बिल्कुल, अगर ये केस इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगर प्रूव कर देता है कि वास्तव में इन लोग ये दोषी हैं और जो दोषी नहीं थे उन्हें फंसाया गया था, तो भी एक होगा कि हाँ, कभी सरकार चाहे अगर कहीं किसी को लगता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है तो उसकी वापस से जांच भी कराई जा सकती है। इसको हम एक नजीर कहेंगे। लेकिन देखना है कि वास्तव में किसी गरीब को लेकिन इस तरह की नजीर से न्याय कितना मिल पाएगा, ये भविष्य के लिए बात होगी। और अभी इंतजार इसका भी होगा कि एसआईटी की जांच किस तरह से होती है और क्या फैक्ट सामने आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।